वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 28 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल रत्नगिरी प्री हिस्टोरिक जियोग्लिफ्स के बारे में है। एक्सपर्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट ये सभी लोग कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। क्यों? जो प्रपोज्ड लोकेशन है मेगा ऑयल रिफाइनरी की, ये रिफाइनरी कहाँ पे लगाई जाने वाली है? महाराष्ट्र का जो रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के बारसू विलेज में ये मेगा ऑयल रिफाइनरी प्रपोज्ड है कि स्टैब्लिश की जाएगी, और इसको लेकर कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। अब कंसर्न किस बात का है? कंसर्न इस बात का है बिकॉज इन लोकेशंस पे बहुत सारे जियोग्लाइफ्स पाए जाते हैं, और अगर इस प्रकार की ऑयल रिफाइनरी वहाँ पे बनाई जाती है तो ये जो जियोग्लाइफ्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब ये जियोग्लाइफ्स हैं क्या? जो जियोग्लाइफ्स हैं ये एक्चुअली में प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट्स हैं, मतलब कि पत्थरों को काट कर या उकेर कर बनाई गई कुछ कलाकृतियाँ जो चट्टानों पर बनाई गई हैं। इन्हें लेटेराइट प्लेटों पे बनाया गया है। आप इसे इस इमेज में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में देख सकते हैं। ये रॉक आर्ट्स बहुत बड़े एरिया में बनाए जाते हैं और बहुत बड़े स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाए जाते हैं। अगर आप इन्हें सामने से खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये पूरा रॉक आर्ट समझ में आएगा भी नहीं कि एग्जैक्टली इसमें क्या बनाया गया है। अगर आप इस रॉक आर्ट को पूरी तरीके से देखना चाहते हैं तो आपको इसका एरियल व्यू लेना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इन रॉक आर्ट्स में क्या बनाया गया है। इन रॉक आर्ट्स को 10,000 से 12,000 साल पहले बनाया गया था। अब समझिए कि अगर आप इसे सही तरीके से तभी देख पाएंगे जब आप इसका एरियल व्यू लें, तो आखिर ये किसके देखने के लिए बनाया गया होगा? कल्पना करिए, एग्जैक्टली इसे भगवान देख सकें इसी तरीके से तैयार किया जाता था। उस समय के लोगों का मानना था कि भगवान आसमान में यानी कि ऊपर रहते हैं। अभी हम लोग भी इसी तरीके से प्रेयर करते हैं जैसे कि गॉड आसमान में रहते हों। तो अगर आप कोई छोटी चीज़ ज़मीन पे बनाते हैं, उकेरते हैं, तो इट इज़ एज्यूम्ड कि भगवान को वो नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके द्वारा बनाई गई किसी आर्ट को देखें तो उसका इनफ बड़ा होना ज़रूरी है। तो इन आर्ट्स को इसी पर्पज़ से बनाया जाता था, पत्थरों को काट कर उकेर कर, कि ये इतने बड़े एरिया में हों कि अगर गॉड बहुत ऊंचाई पर हैं आसमान में तो वो उसे आसानी से देख सकते हों। इसी पर्पज़ से इन आर्ट्स को तैयार किया गया। इसे बनाने के लिए पत्थरों को काटा गया, कार्विंग की गई, एब्रेडिंग की गई, मतलब उनकी घिसाई की गई, जो कुछ भी किया गया इन्हें तैयार किया गया। इसके ज़रिए कई तरीके की पेंटिंग, एचिंग, कप मार्क्स या रिंग मार्क्स तैयार करके इस प्रकार के आर्ट को डेवलप किया गया। अब ये प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट क्यों सिग्निफिकेंट है? देखिए, जो जियोग्लाइफ्स हैं ये आपको क्लस्टर्स में मिलते हैं। ये जो कोंकण कोस्ट लाइन है महाराष्ट्र और गोवा की, उसके 900 किलोमीटर के एरिया में कई सारी जगहों पर इस प्रकार का प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट आपको मिल जाएगा। इन्हें बनाने के लिए जो पोरस लेटराइट रॉक है उसे चुना गया है उस समय के प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के द्वारा, क्योंकि जो पोरस लेटराइट रॉक है उसे काटना या उस पर कार्विंग करना आसान होता होगा। 1500 से ज़्यादा पीसेस इस प्रकार के रॉक आर्ट के हमें मिले हैं जिन्हें कटल शिल्प कहा जाता है, काट कर बनाए गए शिल्प या पत्थरों पर कोई आकृति। ऐसी 70 साइट्स हैं, मतलब 70 ऐसी साइट्स हैं जहां पर 1500 से ज़्यादा ऐसे आर्ट पीसेस हमें मिले हैं। ये एविडेंसेस बताते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट इस रीजन में मेसोलिथिक रीजन से लेकर अर्ली हिस्टोरिक एरा तक रहा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐसे 7 साइट्स को मेंशन किया गया है पेट्रोग्लाइफ्स के रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, वैसे तो इनकी 70 साइट्स हैं लेकिन सारी इंपॉर्टेंट नहीं मानी गई हैं। जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि उक्षी, जाम्बारून, कशेली, रुंडेतेली, देवीशोल, बारशू और देवाची गोथाने में लोकेटेड हैं। जो सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक है कुडोपी विलेज में, और बाकी 9 आपको गोवा के जो फांसामल का एरिया है साइट्स हैं वहाँ पर मिल जाएंगी। जो फिगर्स इसमें डिपिक्ट किए गए हैं जियोग्लाइफ्स में, उसमें ह्यूमंस एंड एनिमल्स की इमेजेस हैं। डियर, एलिफेंट, टाइगर, मंकी, वाइल्ड बोर, राइनोसर्स, हिपोपोटामस, कैटल, पिग, रैबिट, मंकी, इन सभी की इमेजेस मिल जाएंगी। और बहुत सारे नंबर में रेप्टाइल्स और एम्फीबियन क्रीचर्स भी हमें मिलते हैं। टॉर्टॉइज, एलिगेटर्स, एक्वेटिक एनिमल जैसे कि शार्क, स्टिंगरेज, बर्ड लाइक, कुछ पिकॉक्स वगैरह भी यहाँ पे उन्होंने कार्व करके बनाया हुआ है। तो एक तो इतने समय पहले इतनी बढ़िया आर्ट को डेवलप करना, दैट टू इस स्केल पे कि उसे एरियल व्यू में देखा जा सके, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य दिखाने वाली बात है। और इसीलिए इन रॉक आर्ट्स को कंजर्व करने की भी बात की जाती है। तो पूरा मामला रत्नगिरी के प्री हिस्टोरिक जियोग्लाइफ्स के बारे में हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सीड स्कीम के बारे में है। सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। पार्लियामेंट्री पैनल ने अभी सेंटर को ये बोला कि आप लोग जो काम कर रहे हो DNTs के लिए वो बहुत धीमा है। 260 जो 260 जो डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो या तो SC हैं या ST हैं या OBC लिस्ट में आते हैं, उनको लेकर डेवलपमेंट तेज नहीं है।
अब हम कह रहे हैं डी नोटिफाइड ट्राइब, DNT। डी नोटिफाइड किसे किया जाएगा? जिसे पहले नोटिफाई किया गया हो। ये ट्राइब कभी नोटिफाई की गई थी और बाद में सरकार ने इनको डी नोटिफाई कर दिया। यही कारण है कि इनको डी नोटिफाइड ट्राइब कहा जाता है। अब इनको नोटिफाई किसने और क्यों किया था? ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए, कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल एज्यूम कर लिया कि ये लोग बाई नेचर क्रिमिनल होते हैं, तो उन लोगों ने लॉ बना के उन ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत क्रिमिनल नोटिफाई कर दिया गया। और जब ऐसे ट्राइब्स को क्रिमिनल नोटिफाई कर दिया गया तो ये मान लिया गया कि ये बाकी लोगों के लिए खतरा हैं। इस प्रकार के ट्राइब के लिए एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया जाता था। उनका उस एरिया के बाहर आना अलाउड नहीं होता था और वहाँ पे गेटकीपर्स भी लगा दिए जाते थे ताकि उन ट्राइब्स को उसी एरिया में चेक किया जा सके। और ऐसा ब्रिटिश राज में बहुत लंबे समय तक चला। कई सारे ऐसे कानून बना के 1871 से 1947 के बीच में कई सारे ट्राइब्स को इन लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब के तौर पे नोटिफाई कर दिया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हमने इन सभी ट्राइब्स को 1952 में डी नोटिफाई किया और ये माना कि सभी लोग ह्यूमंस हैं, इसमें किसी को क्रिमिनल बताने वाली बात नहीं है। जो DNTs हैं वो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड, मार्जिनलाइज्ड और इकोनॉमिकली सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, जो कि इनको बहुत लंबे समय तक ज़बरदस्ती आइसोलेशन में रखा गया। और यही कारण है कि इनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इनके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने फाइनली सीड स्कीम को तैयार किया। सीड स्कीम का फ़ायदा उन DNT फैमिलीज़ को मिलेगा जिनकी एनुअल इनकम हर सोर्स से 2.5 लाख से कम है। एक पोर्टल के थ्रू इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिसे डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। वेरिफिकेशन किया जाएगा फंड्स जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और ये फंड्स सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएंगे। कई सारी और मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उन्हें ही आप टारगेट करके DNTs के तक पहुंचा दो। DNTs तक जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनका पहुंचना ज़रूरी है। एक इसका पार्ट है फ्री कोचिंग। जो DNT यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनके बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाए ताकि उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, ताकि वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें शामिल हों और मेडिसिन, इंजीनियरिंग, MBA जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले पाएँ, उनको अच्छी जॉब मिले पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा मामला हेल्थ इंश्योरेंस का है। इस कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उनको जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एम्बिट में उससे पहुंचाया जाए। DNT, NT या जो SNTs हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं या नोमैडिक ट्राइब्स हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इन सभी लोगों को जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो डिक्लाइन कर जाने के बाद पॉवर्टी फेस करनी पड़ी है। इनके लाइवलीहुड जनरेशन के लिए सरकार को प्रयास करना होगा। हाउसिंग के लिए इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक सेपरेट कॉर्पस ऑफ फंड बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल टारगेट करके DNTs को घर बनाने के लिए खर्च किया जाता है। इस प्रकार के प्रयास करके जो DNTs हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो पूरा मामला DNTs और सीड स्कीम के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल धोन बोट्स के बारे में है। जो कोंडा रेड्डी और कोया ट्राइब्स हैं जो इस प्रकार की धोन बोट्स का इस्तेमाल किया करते थे, अब वो बिना किसी कंपनसेशन के ही अपनी इन बोट्स को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि पोलावरम प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है उसके तहत इन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है दूसरी लोकेशन पे। पहले वो जहाँ रहते थे उसके पड़ोस में गोदावरी नदी हुआ करती थी, तो गोदावरी नदी में वो अपनी इन बोट्स के साथ जाकर मछलियाँ पकड़ा करते थे। लेकिन अब जहाँ उनका रिलोकेशन किया जा रहा है, जहाँ पे उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, वहाँ उनके पास कोई नदी नहीं है। तो अगर उनके पास कोई नदी नहीं है तो वो इन ट्रेडिशनल वुडन बोट्स का करेंगे क्या? और यही कारण है कि वो इन वुडन बोट्स को यूं ही छोड़कर जा रहे हैं। बुरिगा ट्री की लकड़ियों से इस प्रकार के बोट को बनाया जाता था। ये 10 से 15 फीट लंबे होते थे। एक बोट में आराम से 9 लोग मछली पकड़ने जा सकते थे गोदावरी नदी में 200 मीटर की गहराई के तक पानी वाले एरिया में। कोंडा रेड्डी और कोया ट्राइब्स जो पापीकोंडा हिल रेंज है जहाँ पे वो रहते थे, वहीं पर इन बोट्स को बनाया करते थे। फिशिंग में धोन बोट्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल बहुत लंबे समय से किया जाता रहा, जब तक कि इंजन बोट्स नहीं आ गए। इंजन बोट्स आ जाने के बाद भी इनका जो इस्तेमाल रहा वो चलता रहा। जो कोंडा रेड्डीज हैं ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का पार्ट है। गोदावरी गॉर्ज जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का रीजन है वहाँ पर ये रहते हैं। लेकिन पोलावरम प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है गोदावरी नदी के लिए, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में इन्हें डिसलोकेट किया जा रहा है, रिलोकेट किया जा रहा है। तो ये तो पूरा मामला धोने बोट और इस प्रकार की ट्राइब के बारे में या जो ट्राइबल ग्रुप है उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR के बारे में है। कई सारे NGOs ऐसे हैं ना, वो वल्नरेबल बच्चों की पिक्चर्स दिखा के फंड्स रेज करते हैं कि देखिए ये बच्चे हैं जिनकी हमें हेल्प करनी है, आप पैसे दे दीजिए। तो जो NCPCR है
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसने सख्त हिदायत दी है कि आप वल्नरेबल बच्चों को डिपिक्ट करके फंड रेजिंग नहीं कर सकते, ये गलत है। इसी रेफरेंस में ये पूरा मामला न्यूज़ में आया है। एनसीपीसीआर की बात करते हैं। एनसीपीसीआर एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसे 2005 के सीपीसीआर एक्ट के तहत बनाया गया, यानी कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत बनाया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एम्बिट में काम करता है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं। इन 6 मेंबर्स में जो चेयरपर्सन होते हैं वो तो पर्सन ऑफ एमिनेंस होने चाहिए, जिन्होंने बच्चों के वेलफेयर के लिए कुछ बढ़िया किया हो। जो 6 मेंबर्स होंगे उनमें 2 विमेन का होना ज़रूरी है। ये वो लोग होंगे जिन्होंने बच्चों की एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना, चाइल्ड साइकोलॉजी या सोशोलॉजी लॉ, इनमें कुछ बढ़िया किया हो। मैंडेट की बात करें तो कोई भी लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो बनाया जाता है सरकार के द्वारा वो बच्चों के राइट्स के साथ कॉन्सोनेंस में हो। इसी चीज़ को इंश्योर किया जाता है एनसीपीसीआर के द्वारा। एनसीपीसीआर के तहत बच्चे को 0 से 18 वर्ष की किसी भी आयु के किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक्नॉलेज किया गया है। हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में है। डिफेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को हम चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय करेंगे। प्रलय का इंग्लिश मतलब होता है एपोक्लिप्स। इसका मतलब होता है ग्रेट डिस्ट्रक्शन या बहुत ही मैसिव डैमेज। पहले मैथोलॉजी में कहते हैं ना, जल प्रलय आ गई, अग्नि प्रलय आ गई। तो प्रलय आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रलय मिसाइल इसी तरीके से बनाई गई है। प्रलय मिसाइल को 2015 में तैयार करने का काम शुरू किया गया और ये प्रहार मिसाइल प्रोग्राम का ही एक डेरिवेटिव है, उसी का रिजल्ट है जिसे पहली बार 2011 में टेस्ट किया गया था। डीआरडीओ प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को बना रहा है। ये कैनिस्टराइज्ड टेक्निकल मिसाइल है, टैक्टिकल मिसाइल है। कैनिस्टराइज का मतलब होता है कि ये एक पैकेट में यानी कि कैनिस्टर में स्टोर किए जाते हैं। इसी कैनिस्टर से इन्हें लॉन्च भी किया जा सकता है। कैनिस्टर में रखने से इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ये बहुत लंबे समय तक सेफ रहते हैं और इन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी होता है और प्लस इन कैनिस्टर से इन्हें लॉन्च करना भी आसान हो जाता है। ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल हम बैटलफील्ड में कर सकते हैं। ये 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है और जो एनिमी इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इसे डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर के थ्रू रन किया जाता है। बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इसमें यूज़ किए जाते हैं जो 350 से 700 केजी तक हो सकते हैं। ये बहुत ही प्रिसाइसली अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एनिमी रडार, कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन, कमांड सेंटर, एयरफील्ड, इनको डिस्ट्रॉय करने में ये माहिर है। क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री अवेल करता है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स तो पूरे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके एक बहुत ही हाई ट्रेजेक्ट्री लेते हैं, लेकिन ये इतनी ऊंची ट्रेजेक्ट्री नहीं लेता। ये विद इन एटमॉस्फेयर एक छोटी सी ट्रेजेक्ट्री अटेन करता है ये भी बैलिस्टिक मिसाइल। इसीलिए इसे पूरी तरीके से क्वासी मतलब बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है इसे क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। इसके अंदर स्टेल्थ फीचर है, ये हवा में ही अपना रास्ता बदल सकता है, इसीलिए इसके रास्ते को इसे आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। इसके डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव लेकर जाता है, तो एक्सप्लोड होने के बाद इसके जो पीसेस होते हैं वो बहुत मैसिव डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हैं जो भी एनिमी लोकेशन है वहाँ पर। तो ये जो सारा मामला प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, प्रलय सच में प्रलय मचाता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में है। देखिए, आपको लगेगा कि क्या ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ वैसे भी ई गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखती है। मनरेगा का जो पूरा काम चल रहा है, मनरेगा के बारे में आप अक्सर पढ़ते रहते हो, जिसमें वर्कर्स को 100 दिनों का काम दिया जाता है, मैनुअल वर्क दिया जाता है। लेकिन मनरेगा के काम में एक बहुत बड़ी धांधली चलती है। धांधली ये है कि उन लोगों के नाम मेंशन कर दिए जाते हैं मनरेगा वर्कर के तौर पे जो एक्चुअली में इन फिजिकल फील्ड पे जाके काम करते नहीं हैं, उनका केवल नाम मेंशन किया जाता है। उसके बाद ये दिखा दिया जाता है अटेंडेंस में कि इन्होंने काम किया है और मनरेगा वेज उनके अकाउंट में आ जाता है। तो जो लोग जो ग्राम प्रधान जो होते हैं उनके एम्बिट में मनरेगा का पूरा काम होता है, तो मनरेगा के काम से वो एडिशनल इनकम अर्न कर लेते हैं। अब आपको लगेगा कि सरकार ने तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मैकेनिज्म ऑप्ट किया है, तो उनको पैसा या फ़ायदा मिलता कैसे है। एक्चुअली में वो लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ सांठ-गांठ कर लेते हैं जो एग्री कर जाते हैं कि उनका नाम मनरेगा वर्कर के तौर पर ऐड कर दिया जाए। अब उनका नाम मनरेगा वर्कर के तौर पर ऐड कर दिया गया और वो काम करने नहीं जाएंगे, उन्हें काम नहीं करना, उन्हें अपने घर पे बैठना है और उनके अकाउंट में मनरेगा वेज मान लीजिए कि पूरे महीने का 7,000 रुपये आ गया। अब जब 7,000 रुपये मनरेगा वेज आ जाएगा तो इनका पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो भी ग्राम प्रधान होते हैं उनके साथ कि 2,000 रुपये आप रखेंगे और 5,000 रुपये आप हमें दे देंगे। तो पूरा मैनेजमेंट ग्राम प्रधान देखेंगे, उन्हें अपने घर पर बैठना है, उनका नाम जाएगा और उनके अकाउंट में पैसे आएंगे और उसके बदले में उनके
पास मुफ्त के 2,000 रुपये महीने के आ जाएंगे और ग्राम प्रधान उस इंडिविजुअल के नाम पर 5,000 रुपये महीने का ले लेंगे। और ऐसे कई सारे इंडिविजुअल्स के नाम मेंशन कर दिए जाएंगे। सपोज करिए कि उन्होंने 100 ऐसे इंडिविजुअल का नाम मेंशन कर दिया, तो कितनी बड़ी इनकम अवेल कर ली गई ग्राम प्रधान के द्वारा और उन इंडिविजुअल्स को एक पेटी अमाउंट मिल गया जो उनको बिना काम किए मिल रहा है। इस प्रकार की धांधली बहुत ही वाइड स्केल पर चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसे इसकी जानकारी नहीं? बिल्कुल, और वो इसके लिए काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि इसे कैसे रोका जाए। इसे रोकने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया 2021 के मई में, जहां पे कहा गया कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनका अटेंडेंस डिजिटल फॉर्म में लिया जाएगा और इसके बाद अब इस प्रकार के अटेंडेंस सिस्टम को 1 जनवरी 2030 से यूनिवर्सल बनाया जा रहा है। मतलब जहां पर भी मनरेगा वर्कर्स हैं उनकी अटेंडेंस इसी फॉर्म में होगी। तो कैसी होगी ये अटेंडेंस? ये अटेंडेंस एक मोबाइल एप्लीकेशन के फॉर्म में होगी जिसे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रन किया जाएगा। इसमें जो NMMS ऐप, ये ऐप है, मतलब कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो ऐप है, यहाँ पे सभी वर्कर्स को, जहाँ पर भी 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, शुरू में तो देखिए फ्लैट बेसिस पे शुरू किया गया था, अभी इसे यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है। तो इसमें अटेंडेंस इसी एप्लीकेशन पे होगी। जो मेट्स या सुपरवाइजर हैं जो एक्चुअली में ये काम पूरा करवा रहे हैं, उन्हें डिजिटल अटेंडेंस कैप्चर करनी होगी। 2 बार टाइम स्टैम्प के साथ जियो टैग्ड फोटोग्राफ के साथ उस वर्कर को अटेंडेंस देनी होगी। जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स क्या होते हैं? जिस लोकेशन पे काम हो रहा है, कुछ एप्लीकेशंस आते हैं जो जियो टैग्ड पिक्चर्स खींचते हैं, ये एप्लीकेशन भी वैसे ही जियो टैग्ड पिक्चर खींचेगा। मतलब जो पिक्चर क्लिक की जा रही है उसमें ये मेंशन हो जाता है कि लोकेशन कहाँ पर पिक्चर खींची गई है। तो जो पर्सन है अगर वो घर पर बैठ के मुफ्त में भी पैसे लेना चाहता है तो उसे कम से कम दिन में 2 बार साइट पे तो जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके उसे पिक्चर तो क्लिक करवानी ही पड़ेगी। या फिर जो वर्कर्स हैं जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं उनको कोई तो टेंशन ही नहीं है, उनकी 2 बार पिक्चर क्लिक करके अटेंडेंस चली जाएगी। तो 2 बार जियो टैग्ड पिक्चर विद लोकेशन क्लिक करके इस पर अटेंडेंस देनी होगी। इस प्रकार के सिस्टम के बाद धांधली तो फिर भी की जा सकती है। जो धांधली करने वाले लोग हैं, करप्शन करने वाले लोग हैं, वो रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किलें ज़रूर बढ़ने वाली हैं। और इससे जो टाइमली अटेंडेंस है उसको मेंटेन किया जाएगा और जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है मनरेगा वर्क में वो बढ़ेगी। तो जो डिजिटल रिफॉर्म्स किए जाते हैं उसमें इसे आप समझ सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ट्रेडमार्क के बारे में है। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक केस गया कुछ समय पहले, दैट वाज हमदर्द नेशनल फाउंडेशन वर्सेस सदर लेबोरेटरीज केस, जहाँ पे सदर लेबोरेटरीज एक्चुअली में दिल हाफजा नाम के कई सारे बेवरेजेस बेच रहे थे। तो यहाँ पे जो रूह अफ़ज़ा की कंपनी है उसने इस पर ऑब्जेक्शन रेस किया था, क्योंकि रूह अफ़ज़ा लोग बहुत पसंद करते हैं, इसके शरबत आपने ज़रूर से पिए होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दिल हाफजा जो है वो रूह अफ़ज़ा जैसा ही है, और चूंकि ये रूह अफ़ज़ा जैसा ही है तो ये उनका ट्रेडमार्क ब्रीच कर रहा है। जो ट्रेडमार्क का साइन है ना, वो एक्चुअली में किसी गुड्स या सर्विसेज को बाकी के गुड्स या सर्विसेज से अलग करता है, और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। जो 1999 का ट्रेडमार्क एक्ट है, जिसे 2010 में अमेंड भी किया गया, उसके तहत जो भी ट्रेडमार्क है उसे हम लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये दिखाता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ पर ओरिजिनेट होता है और उसकी क्वालिटी क्या है। अगर कोई व्यक्ति सेम ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है तो वो एक्चुअली में उस पर्सन के राइट को इन्फ्रिंज करता है। इसीलिए इस प्रकार के ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। जितना ज़्यादा ट्रेडमार्क स्ट्रांग होता है उसे उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उसे उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड होती है। देखिए, इस पर 2010 में क्वेश्चन आया था। ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 आया था। ट्रेडमार्क और जीआई के बीच में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बीच में क्या अंतर होता है? ट्रेडमार्क किसी इंडिविजुअल या कंपनी का राइट होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कम्युनिटी राइट होता है। दूसरा, ट्रेडमार्क लाइसेंस किया जाता है, जबकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लाइसेंस नहीं होते हैं। ट्रेडमार्क मैन्युफैक्चर गुड के लिए होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एग्रीकल्चर गुड्स या प्रोडक्ट के लिए होता है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है। आंसर बी निकल के आएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लोसर फेस्टिवल के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में लोसर के ओकेशन पे ग्रीटिंग्स दी। तिब्बतन कैलेंडर का बहुत ही सिग्निफिकेंट सेलिब्रेशन है। नए साल के दिन जो पहला महीना होता है उनका, उसके पहले दिन इस फेस्टिवल को शुरू किया जाता है। 15 दिन का फेस्टिवल होता है, हालांकि पहले 3 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। लोसर का मतलब होता है न्यू ईयर। तिब्बतन लैंग्वेज में लो का मतलब होता है न्यू, सर का मतलब होता है ईयर, तो लोसर का मतलब न्यू ईयर। एंशिएंट रूट ये अपना ट्रेस करता है बोन रिलीजन से। बोन रिलीजन में जो धूप बत्ती जलाई जाती है उसका कस्टम है, वहीं से फिर ये लोसर फेस्टिवल ओरिजिनेट हुआ। तिब्बत, भूटान, नेपाल, इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में लद्दाख, किन्नौर, स्पीति और सिक्किम में से सेलिब्रेट करते हैं। बोन रिलीजन की बात करें तो इसे कई बार
युंगड्रुंग बोन भी कहा जाता है। ये तिब्बतियन रिलीजियस ट्रेडिशन है, तिब्बतियन बुद्धिज्म जैसा ही है, कुछ फीचर्स तो सेम ही हैं, कुछ अलग हैं। बोन इनिशियली 10th या 11th सेंचुरी में इवॉल्व होता है। बोन रिलीजन जो है ये तिब्बत का एक माइनॉरिटी रिलीजन है जो हिमालयन रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हालांकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। रिविजन कर लेते हैं। सीड स्कीम 2.5 लाख पर एनम से जिनकी इनकम कम होगी वो इसका फ़ायदा ले सकेंगे, सही है। एनसीपीसीआर नॉन स्टैचुरी बॉडी है, गलत है, स्टैचुरी बॉडी है। प्रलय मिसाइल क्रूज मिसाइल है, गलत है, बैलिस्टिक मिसाइल है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम मनरेगा में डिजिटली अटेंडेंस के लिए है, सही बात है। जियोग्लाइफ्स प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं, गलत है, ये ओपन सरफेस पे बनाए जाते हैं, ये रॉक पेंटिंग है, केव पेंटिंग नहीं है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।